दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे खबर दस्तक। हमारे साथ हैं हमारे मित्र और यूपी के वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद। आज 30 जुलाई 2025 है। अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह, जो आश्चर्यजनक रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बड़े पॉपुलर है, क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने प्राइवेट बातचीत में मुझसे कहा कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, और मेरे सूत्र बताते हैं उनके अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं। तो परवेज भाई, ये एक तरफ तो चर्चा है कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए, और ये भी चर्चा है कि 19 जुलाई को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे तो संभवतः एक फाइल में कागज लेके गए थे, उन्होंने मोदी जी से अनुरोध किया था। लेकिन कुछ पत्रकार सोशल मीडिया पे भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि एसपी गोयल साहब कल शाम को मुख्य सचिव का पद का चार्ज लेंगे। आपने चूंकि बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है शासन प्रशासन को, आजकल थोड़ा आप दूर है, लेकिन क्या लग रहा है कि इन दोनों में क्या, कौन सही होगा कौन गलत होगा? वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मनोज सिंह को एक्सटेंशन मिलेगा, वो लोग ये कह रहे हैं कि एसपी गोयल का अब मुख्य सचिव बनना तय है, क्योंकि मोदी योगी के शासनकाल में, मोदी और माफ कीजिएगा अमित शाह के जमाने में आज तक किसी मीडिया वाले की इतनी हैसियत नहीं रही है कि वो सही भविष्यवाणी कर सके। बोलिए परवेज आलोक जी नमस्कार। दस्तक के दर्शकों को भी नमस्कार। बड़ा दिलचस्प हो गया है आलोक जी। मैं नहीं जानता हूं कि कौन कैसी घोषणाएं कर रहा है या कौन दावा कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को जो तकनीकी पक्ष होता है इसका, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी अफसर को एक एक्सटेंशन दिया जाता है तो उसका एक पूरा प्रोफार्मा भरा जाता है। वो सादे कागज पर कोई चिट्ठी नहीं होती। अच्छा। उसका एक पूरा प्रारूप होता है। उस प्रारूप को भरा जाता है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उसको आगे बढ़ाते हैं। वो आगे बढ़ता हुआ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पास जाता है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उसको साइन करते हैं। उसके बाद ये एक इकलौता ऐसा विषय है जिस पर मुख्यमंत्री को भी हस्ताक्षर करने होते हैं। इससे पहले तो बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसर काम करते रहते हैं, जिसमें यह लिखा जाता है कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है या अपेक्षा की गई है इस काम को करने की। लेकिन इस मामले में उनके और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है मुख्यमंत्री को। उनके प्रमुख सचिव जो लिख देते हैं वो मुख्यमंत्री का किया हुआ माना जाता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन के मामले में प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री को खुद भी हस्ताक्षर करने होते हैं, सिर्फ उनके प्रमुख सचिव के काम से ये नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में, मनोज सिंह के मामले में, अब तक जो हमारी जानकारी है, मतलब मैं ये नहीं दावे के साथ कहता हूं कि ये सच है, लेकिन अगर मेरी जानकारी और मेरे सोर्सेस की जानकारी तय है तो ये तय है कि प्रोफार्मा भरकर भेजा ही नहीं गया। सिंपल एक चिट्ठी भेजी गई है, जो सिंपल एक चिट्ठी के आधार पर सामान्यतः, जो अगर कॉपी बुक स्टाइल जिसको कहते हैं या बिजनेस रूल जिसे कहते हैं कानून में, उस आधार पर ये एक्सटेंशन थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार है, वो कभी भी किसी भी समय, आजकल मेल का दौर है, 10 मिनट में मंगाइए, जैसे सहमति हो जाए और साइन होके वापस आ जाए, कुछ उसमें करना नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है। पे मैट्रिक्स, वेतनमान, इतना दिन, क्यों, किस लिए, सारा एक एक डिटेल भरा होता है। उसका कैरेक्टर रोल तक भरा हुआ होता है उस पर चीफ सेक्रेटरी का। तो वो 2 मिनट का काम है, वो मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है आलोक जी, वो सिर्फ चिट्ठी गई है, प्रोफार्मा ना मांगा गया है और ना प्रोफार्मा गया है। अब रहे दूसरे चीफ सेक्रेटरी। जी जी आलोक जी बताइए। बोलिए, आप बोलिए पहले। तो ये एक स्थिति ये है। अब अगर कल, चूंकि एक नियम और भी है जो आपके दर्शकों को जानना चाहिए, कि वर्किंग आवर्स तक ही रिटायरमेंट का समय माना जाता है
कानूनी रूप से, यानी कल शाम 4 बजे के बाद अगर 4:40 पर भी वो चिट्ठी आती है तो आधिकारिक रूप से उसमें भी लेकुना हो जाएगा। यानी जो भी चिट्ठी आनी है 3:59 तक ही आनी है। तो अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं अगर इस तरह से देखा जाए तो। वर्किंग आवर्स वो बेसिकली 4 बजे माना जाता है। तो आलोक जी, अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, सब तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। अब तकनीक इतनी तेज है कि व्हाट्सएप पर और पीडीएफ फाइल भेजकर मेल में 1 सेकंड का आदान प्रदान होता है। तो बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मैं इस बात को पूरे इत्मीनान से और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक एम देवराज एक ऐसे अफसर हैं जो सारी पत्रावलियों को, ऐसी गोपनीय पत्रावलियों को खुद टाइप करते हैं अपने लैपटॉप पर। क्या इस बात कर रहे बात हैं? को जो दर्शक नहीं जानते हैं, मैं उनको फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि वो उनके समीक्षा अधिकारियों को भी ये जानकारी नहीं होती है कि वो क्या टाइप कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से टाइप करते हैं, वो खुद से कंप्यूटर चलाते हैं। तो जो दर्शक आपके हैं उनको ये तकनीकी जानकारी भी होना चाहिए कि नीचे से लीकेज हो जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है। जिसको हम लोग मरमरिंग कहते हैं, उसके आधार पर चाहे जो भी बात कर लें। और एम देवराज मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है। उनके कमरों में पत्रकारों का कोई बहुत, उनके कमरा जो प्रमुख सचिव नियुक्ति का है उसके कमरे में बहुत सिलेक्टेड पत्रकारों का आना जाना होता है, और तब होता है जब वो समय देते हैं तब। अदरवाइज उनके कमरों में उनके कमरे में खास करके पत्रकारों का आना जाना भी नहीं होता है। तो बाकी कौन लोग कैसे क्या कह रहे हैं, क्या प्रस्ताव बन रहा है, ये तो भाई मुख्यमंत्री जी जान सकते हैं। जो पत्रकार दावा कर रहे हैं वो जान सकते हैं। हो सकता है कि उनकी मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री जी तक उतनी पहुंच हो कि उनसे चर्चा हो रही हो, तो मैं उस पर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच नहीं है आलोक जी। नहीं, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन एक चीज जो दूसरा नाम चल रहा है कि एसपी गोयल ही होंगे। ये जो नाम आ रहा है कि एसपी गोयल ही, लिख के रख लीजिए, दावा कर रहे हैं लोग। कई पत्रकार ये ट्विटर पे दावा कर रहे हैं कि एसपी गोयल ही अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। मनोज सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है। आलोक जी, जो स्थितियां हैं उसको अगर गौर से देखिए तो आप ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव पद के जो दावेदार हैं, असल में बहुत लोगों को सुपरसीड करके, बहुत ज्यादा लोगों, जैसे पुलिस में 20-20 अफसर, 15-15 अफसर, 14-14 अफसरों को सुपरसीड करके डीजीपी बनाया जाता रहा है, उसकी ढेरों परंपराएं हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ऐसा नहीं होता रहा है। 1 या 2 अफसर, 3 अफसर ही सुपरसीड होते रहे। नहीं, राहुल भटनागर एक एग्जाम्पल हमको हाल फिलहाल में दिखते हैं, जो कि काफी जूनियर थे। आलोक रंजन के बाद उनको बहुत जूनियर वो भी नहीं थे, बहुत जूनियर वो भी नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने सपा सरकार में अखिलेश यादव जी ने जब दीपक सिंघल को हटाकर उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया था, अचानक पारिवारिक राजनीतिक कलह, जो भी स्थितियां थी उनके कारण, तो वो जरूर उन्होंने सबसे ज्यादा अफसरों को सुपरसीड किया था। तो अभी जो मोटा मोटा दिखाई देता है उसमें यह दिखाई देता है कि देवेश चतुर्वेदी जी अब तक वापस नहीं लौटे हैं। अगर कल वो दोपहर तक लौट आते हैं, किन्हीं कारण से उनको दिल्ली में भी कोई कारमुक्त आज तक तो नहीं किया गया था। वो थोड़ा, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, हालांकि वो सर्व स्वीकार अफसर है, लेकिन और उन्होंने काफी बड़े बड़े, उनका एक्सपोजर भी है बड़ा। मुझे याद आ रहा है कि 2022 का चुनाव सामने था, दिन था 31 दिसंबर, अचानक से, और उस दिन डीएस मिश्रा को रिटायर होना था दिल्ली में। अचानक से खबर आती कि उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया है, और आरके तिवारी जिनका रिटायरमेंट भी नहीं था उनको हटा दिया गया। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव, वो तो देखिए मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है। अगर मुख्यमंत्री किसी को चीफ सेक्रेटरी नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ये बिजनेस रूल भी है, राजनीतिक
बात भी है और उनके अधिकार क्षेत्र का विषय भी है। दीपक, जिनकी आप डीएस मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, वो वहां चीफ सेक्रेटरी बन के नहीं आए थे। ये मैसेज जरूर संदेशा गया था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करना मुख्यमंत्री का काम है। नहीं, दिल्ली से एक्सटेंशन देना, तो एक्सटेंशन दे के चीफ सेक्रेटरी बना के भेजा गया ना रिटायरमेंट के नहीं बाद। नहीं नहीं उसी दिन नहीं, रिटायरमेंट ऐसा था। नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था। वो जिस दिन आए थे उस दिन उनका रिटायरमेंट था। शाम को उन्होंने आकर उत्तर प्रदेश कॉर्डर में ज्वाइन किया और उसके 3 घंटे बाद उनके एक्सटेंशन का चिट्ठी आई। पहले से एक्सटेंशन नहीं मिला हुआ था। उसके आने के बाद वो मौखिक रूप से सब तय था। अगर व्यवहारिक बात करेंगे तो वो सब तय था जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कागज की भाषा में देखेंगे और कागज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो उन्होंने रिटायरमेंट के 1 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश के नियुक्ति कार्मिक को ज्वाइन किया, मुख्यमंत्री को सूचना दी, बुके दिया और उसके कुछ घंटे बाद उनके एक्सटेंशन का कागज आया था। ऐसा तकनीकी, जो उसकी तकनीकी पहलू है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहीं से तय होकर आए थे कि उन्हें क्या कहते हैं मुख्य सचिव बनना है, इसीलिए वो आए थे। तो अगर कल कुछ ऐसा होता है दिन में तो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी परंपरा रही है। देवेश चतुर्वेदी सर्व स्वीकार्य भी हैं। अभी जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण के आधार पर भी ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। तो ऐसे अगर आ जाए तो कोई बहुत चौंकने की बात नहीं होती है। एक दूसरा, एसपी गोयल साहब 7 साल से लगातार प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी अफसरों में गिने जाते हैं और ये माना जाता है कि वो आरोप उन पर भले कैसे भी लगते रहे हों, लेकिन ये माना जाता रहा है कि वो डिलीवरी मैन है। उनको जो टास्क मिलता है उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, क्या डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों वैश्य समुदाय से बनाना चाहेगी उत्तर प्रदेश सरकार? ये एक सोचने वाला पहलू है, जिसको राजनीतिक रूप से लोग सोचते हैं, राजनीतिक रूप से जिसे देखा जाता है। मैं उस नजरिए से ये बात कह रहा हूं। तो सामान्यतः जब हम इसको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों एक समुदाय से कम, ऐसे तो कह सकते हैं आपकी हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं में कोई जाति नहीं होती है, सब सनातनी है। वो रास्ता देने के वाले या उस आलोचना करने वाले या पक्ष लेने वाले ये सारी बातें कह सकते हैं कि भैया तो सनातनी सरकार है, आप जाति जाति क्यों कर। उसमें तमाम अधिकारियों के नाम बताए हैं कि ये भ्रम फैलाया जाता है कि योगी सरकार में ब्राह्मण और राजपूतों को बढ़िया पोस्ट दी गई है, लेकिन वो लिस्ट कहीं ना कहीं आधी अधूरी लग रही है मुझे। आपने कुछ अधिकारियों का जिक्र किया है, लेकिन उससे पूरी तस्वीर नहीं साफ होती। देखिए आलोक जी, ट्विटर पर बहुत सब कुछ लिखा जाना संभव नहीं होता है, और ट्विटर एक संदेश का जरिया है या बात कहने की बात है, तो वो है। लेकिन अगर आप देखिए तो बेसिकली सरकार चलाने वाले जो पद होते हैं वो 3 या 4 ही होते हैं। बिजली, सड़क, जल संसाधन, होम। इतने से बाकी सरकारों का जो विभाग होता है वो सारे के साथ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाकी का जो चीजें होती हैं वो सब सप्लीमेंट्री होती है। सरकार इन्हीं अफसरों के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार की इमेज बिल्डिंग का काम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करता है। आपके पास वो सारी चीजें हैं कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के दोनों, एक एसीएस और एक प्रमुख सचिव, संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव हैं और एसपी गोयल साहब एसीएस हैं। दोनों ही वैश्य समुदाय से आते हैं, मतलब वैश्य समुदाय को बाइफरकेट किया गया है, लेकिन वैश्य समुदाय से ही आते हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा, या जिसको यूपीसीएल का चेयरमैन कहिए, जो पूरा का पूरा पावर चलाता है, बिजली चलाता है, वो वैश्य, उस पर तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। जल संसाधन, जिसके लिए सरकार पूरा काम कर रही है, जिसके लिए हर घर जल, हर घर पानी जैसी बातें हो रही हैं, उसका प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव का है। तो जो अगर आप इस तरह से पूरा देखेंगे, सिंचाई अनिल गर्ग, इस तरह से जो महकमों की महत्ता देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सरकार के की ड्राइविंग पोजीशन पर वैश्य समुदाय के लोग ही हैं। इस पर तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए।
नहीं तो और डीजीपी को भी तो शायद वैसे समुदाय से आते हैं ना, जो आप कार्यकारी आलोक जी डीजीपी। कल इंतजार करिए, कल पुलिस का मैं लिखूंगा कि पुलिस में कैसे वैश्य समुदाय ऊपर टॉप से लेकर और सारी ड्राइविंग पोजीशन पर वैश्य समुदाय ही है। उसको कल लिखूंगा, कल उसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पर। लेकिन फिर वही बात है कि अब जो अभी तक जो दिखा है, देखिए प्रशांत कुमार को लेके भी मीडिया कह रही थी, प्रशांत कुमार खुद भी कॉन्फिडेंट थे, जबकि जो मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत है, कि किसी भी एक्टिंग जो होता है, एक्टिव कार्यकारी डीजीपी या कार्यकारी मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया था, और प्रशांत कुमार ने खुद 31 मई को रिटायर होने वाले 7 अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित करवा दिया, 30 मई को ही, अपना नहीं करवाया था। और ऐसा लगा कि रात को 9 बजे तक चिट्ठी आएगी, आप बोल रहे हैं 4 बजे के बाद चिट्ठी नहीं आई, तो खेल वर्किंग खत्म। ऑफिशियल टाइम, वर्किंग टाइम सिर्फ 4 बजे है सर। देखिए, जो कानूनी पहलू हैं, सरकार है आपकी, आप जैसा चाहिए वैसा करिए। कोई काला को सफेद कहलाइए, सफेद को काला कहलाइए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बिजनेस रूल है, उस रूल से तो आप खारिज कर नहीं सकते हैं। और बिजनेस रूल ये है कि ऑफिशियल टाइम शाम को 4 बजे तक ही है। उसके बाद आप रिटायर्ड माने जाते हैं, और नैतिक आधार पर तो पोस्ट नून ही रिटायरमेंट मान लिया जाता है। जो नैतिकता है उसकी, वो पोस्ट नून जिस दिन यानी 31 तारीख को 12 बजे के बाद उन्हें ऑफिशियली मतलब नैतिक आधार पर रिटायर मान लिया जाएगा। लेकिन कानूनी रूप से वो 4 बजे तक चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। बाकी फाइल तो आप 1 हफ्ते बाद भी पिछली तिथियों में करते रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके साथी सहयोगी और आपका टीम मैनेजमेंट है, तो आप बैक डेट में 1 हफ्ते बाद भी साइन करते रहिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो बैक डेट का आदेश ही माना जाएगा। तो ये सब सरकारों में चलता है, ये सब कोई नया नहीं है, और सभी सरकारों में ऐसा होता नहीं है। ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई पिछली बार तो 9, 8, साढ़े 8 बजे रात तक हर आदमी पूछ रहा था कि प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन मिला कि नहीं मिला। फिर अचानक से नाम आ जाता है कि राजीव कृष्णा को चार्ज दे दिया गया। तो क्या कल भी इसी तरह की संभावना? आलोक जी, देखिए एक बात समझिए कि मैं अगर कुछ और आगे इसके बोल दूंगा तो लोग ये कहेंगे कि अगर आप इतने योग्य और काबिल थे तो बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, आपको तो चीजें जगह होना चाहिए। तो मैं उस अपने पेशे के उन अग्रजों और जो मेन एक्सट्रीम में ड्राइविंग सीट पर हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आलोक जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मैं बोलूंगा और अगर मैं उस ड्राइविंग सीट पर होता तो मैं बताता कि बेसिकली क्या होता है, क्या चीजें होती। अभी तक के इतिहास में किसी भी कार्यवाहक डीजीपी को कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिला है। इस बात को समझिए, और नहीं, किसी बात तो को मैं भी भी, ये समझ ये लेना चाहिए। ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन 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 मनोज सिंह के मामले में ऐसा नहीं है, ये पूर्णकालिक चीफ फुल सेक्रेटरी फ्लेज हैं। फुल फ्लेज जी चीफ सेक्रेटरी। हाँ। अच्छा, दूसरी तो दूसरी इनके लिए आपको कल 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो तकनीकी जानकारियां जिसका जिक्र मैंने किया है, जो मेरे साथियों या मेरे सूत्रों से मिली, सूत्र तो आजकल बहुत अच्छा वर्ड है नहीं, लेकिन जो भी मुझे जानकारियां मिली उस आधार पर मैंने जो आपके सामने अपने चैनल पर शेयर किया आपके, वो ये है कि प्रोफार्मा के नहीं भेजा। आधार पर एक्सटेंशन मांगा ही नहीं गया है, सिर्फ सिंपल एक चिट्ठी है। नहीं, एक चीज और पूछनी थी, आपने जब बात की तो मुझे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, केंद्र के, देखिए मोदी सरकार में जितने भी उनके पीएमओ में ऑफिसर्स होते हैं, उनको साल भर 2-2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि योगी जी और मनोज सिंह की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, देखिए डीएस मिश्रा को 2-2 बार एक्सटेंशन मिला, 2 बार क्या 3 बार, पहले एक तीन बार बार रिटायरमेंट में, एक साल 3 बार मिला, तीन बार ढाई तीन साल बार तक, एक्सीडेंट। 2.5 साल तक तीन वो बार रहे। और मनोज सिंह से अच्छी केमिस्ट्री है, और मनोज सिंह विकास के मतलब बतौर इन्वेस्टमेंट के भी इंचार्ज हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मनोज सिंह को कल एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो क्या माना जाए कि दिल्ली और यूपी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दिया है मोदी सरकार ने। आप देखिए, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से आलोचना हुई,
सवाल उठाए गए, सवालों के सलीब पर वो चीजें खड़ी की गई, और वो जो सवाल उठे वो कॉमन आदमियों के दिमाग में बैठे भी। अब मुझे लगता है कि राजनीतिक सरकार, जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं या पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, वो ऐसी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत इनके खाते में ये निगेटिविटी बहुत नुकसान कर रही है मनोज सिंह। और मनोज सिंह का जो कार्यशैली कैसी भी हो आलोक जी, मैंने एक दिन आपसे जिक्र में ऐसे ही कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये दौर ऐसा दौर है कि जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो हर आदमी पत्रकार है। आज की तारीख में कोई भी बड़ा मीडिया हाउस वो तो डर सकता है, उसके विज्ञापन का डर हो सकता है, उसके अपने जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन जो सड़क पर घूमता हुआ आदमी है वो, उसे किस बात का डर है? उसके पास खोने के लिए है क्या? तो वो कभी भी, जिस दिन उसने उस इशू को रेस कर दिया, उस दिन वो वायरल होने में उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई बड़ा अखबार लखनऊ से छपने वाला अधिकतम कितना बिकता है? तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर हैंडल हैं जो जितने वो अखबार बिकते हैं उससे ज्यादा वो लाइक हासिल करते हैं एक ट्वीट पर। तो ये वो दौर है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मनोज सिंह उसको नियंत्रित नहीं कर पाए। धमकाकर, अब ये धमकाकर किसी को आप नहीं रोक सकते हैं, और बड़े मीडिया हाउस के भरोसे रहकर आप प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज सिंह और उनकी जो इंफॉर्मेशन टीम है, जो भी बाकी लोग हैं, वो इसको मैनेज नहीं कर पाए। और एक बड़ी चीज मनोज सिंह के साथ जो निगेटिव गई वो ये गई कि उन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों को अपने ऑफिस में काम के लिए रखा। वो किस आधार पर रखा? हो सकता है उसके कानूनी पहलू हो सकता है उन्होंने उसके फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रखा हो, लेकिन जिस तरह से ये बातें सोशल मीडिया में समाज में निकल कर गई, उससे सरकार की छवि को भी डेंट लगा है। मैं जो बात आपको कह रहा हूं कि प्रोफार्मा नहीं गया, वो इससे जुड़ता है आलोक जी। मैं आपको रोक रहा हूं। प्राइवेट आदमियों को आज से नहीं, बहुत दिनों से रखा जा रहा है। याद करिए, अखिलेश यादव की सरकार में ENY को कंसल्टेंट रखा गया था, और तमाम लोग, तमाम ऑफिसेज में उनको वो एसेस था जो बहुत से लोगों को नहीं था। आलोक रंजन ने एक समानांतर टीम बना रखी थी, एक लंबे वाले अधिकारी थे, उन्होंने एक स्पेशल PS रखी थी, सुनने में आया कि एक स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी रखी हुई थी, और वो हर जगह वो टाइम डिसाइड करती थी कि बॉस किससे कब मिलेंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और मनोज सिंह आप मनोज सिंह की बात कर रहे हैं, वो जो शख्स अभी गिरफ्तार हुआ था अभिषेक प्रकाश मामले में, क्या हुआ? हल्ला मचा। आप भी जानते, हम भी जानते हैं, मुझे भी ज्यादा तो नहीं कि थोड़ा बहुत अनुभव है। पिछले 14 साल से मैं थोड़ा दूर हूँ, माफ कीजिएगा, पिछले 5 साल से मैं नहीं जा रहा हूँ लोक भवन, लेकिन 2006 से लेकर 2020 तक एज ए मैनेजर भी गया हूं ना। मैं लाल बहादुर शास्त्री भवन गया, नेक्सी गया हूं, लोक भवन तो बाद में बना है। तो प्राइवेट आदमी तो हमेशा से रहे हैं। ये आप सही कह सकते हैं कि मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं कि मनोज सिंह के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला है, और मनोज सिंह उस प्रोपेगेंडा को रोक पाने में असफल रहे हैं। आप ये बात कह सकते हैं, मैं भी ये कह सकता हूं। अब मैं प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो भी चीजें सामने उभारी गई उसका काउंटर वो कर नहीं पाए। हो सकता है आत्मविश्वास के कारण, हो सकता है कि उन्हें इस बात का अपनी कार्यशैली के कारण, हो सकता है कि इसको काउंटर करने के लिए उनके पास तथ्य ना रहे हों, लेकिन ये इसने आम जनमानस में एक ऐसा वातावरण बनाया कि उससे भारतीय जनता पार्टी डर भी सकती है कि अगर जन भावनाओं के विपरीत जाकर हमने कोई फैसला कर लिया तो आने वाले 27 और अभी निकाय चुनाव में हो सकता है भारी नुकसान हो जाए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारें इससे भी थोड़ा चौकन्नी हो, और इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं एक्सटेंशन को लेकर विलंब किया हो या ना देने का फैसला किया हो। दोनों चीजें संभव है आलोक जी। चलिए सर, आपने बड़ी सार्थक जानकारी दी।
कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, कुछ घंटे, अभी तस्वीर सब साफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपको एक जाते वक्त एक किस्सा बता दूं। एक पत्रिका में था, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। तो उस पत्रिका के यूपी संस्करण के 5 साल पूरे हुए। तो हमारे संपादक थे और मैंने कहा कि सर कुछ स्पेशल किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, 5 ईमानदार अधिकारी ढूंढते हैं पूरे प्रदेश में। और ये बात मैं बता रहा हूं आपको 2009 की, जब हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगियों ने, पत्रकारों ने इसमें एक लिस्ट खंगालनी शुरू की। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कोई भी आईएएस आईपीएस ऐसा नहीं मिला जिसको आप 100% फुल प्रूफ, जिस पर कोई आरोप न लगे हो। तो वो मैं 2009 में ही हम लोगों ने देख लिया था। और फाइनली 5 वो नाम छपे जो जिनके ऊपर सबसे कम आरोप लगे थे, या उनमें से कुछ ऐसे थे, एक साहब ऐसे थे जो कि गाजियाबाद में एक महत्वपूर्ण जगह पे रहे हुए थे, तो वो भी शामिल हो गए। तो अब इस वो पर सब खेल है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो हमारे गुरुजी कहते थे कि कलयुग का टाइम है, कलयुग का टाइम है, पूरे कुएं के पानी में भांग गिर गई है, तो जो भी उस कुएं का पानी पिएगा उसमें भांग मिलेगी। तो करप्शन एक और बदनामी एक ऐसी चीज है कि उस चार्जेस तो सब पे लग जाते हैं। अब अंत में एक सवाल और कर दूंगा कि वो जो जी एसडीएम, जो अभी समाज कल्याण अधिकारी से बड़ी मेहनत करके आईएएस बने थे, राही साहब, उनका बड़ी मतलब तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। कल वो शाहजहांपुर में उन्होंने वकीलों के सामने अपनी गलती मानकर अगर उठा बैठक कर ली, तो क्या ये बड़े साहब लोग जो हैं, अंग्रेजों के जमाने के, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का की तरह अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनमें से मैं तो कुछ इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों से मिला हूं दिल्ली में, तो उनको बुरा लग गया, उसको ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? उस अधिकारी ने ऐसा क्या कर दिया था कि कल ही उसको शाहजहांपुर ज्वाइन किया और आज उसको वापस लखनऊ में अटैच कर दिया गया? अब आलोक जी, क्या सरकारें, देखिए मैंने पहले भी कहा कि वोट का सब खेल है। जब कई जगह ऐसा लगता है कि हमारे वोट इससे विचलित हो सकते हैं, हमारे मतदाता विचलित हो सकते हैं या वोटों में विचलन आ सकता है, तब अक्सर सरकारें ऐसा ही फैसला करती हैं। इसी की जगह कोई क्या कहते हैं, अगर अगर मैं हाइपरबोलिक कह रहा हूं कि अगर सरकार की ताकत मेरे हाथ में होती तो मैं शाहजहांपुर के डीएम और एसपी दोनों को सस्पेंड कर देता। राही साहब का तो जो होता वो होता, लेकिन डीएम और एसपी दोनों को सस्पेंड करता, क्योंकि उनके राज में इतना दुस्साहस या इतना बात कैसे हो सकती है कि किसी आईएएस अफसर को घेर कर कान पकड़कर उठवाया बैठाया जाए। एक घेरा जा सकता है, लोकतंत्र है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है तो उनको घेर लीजिए, उनसे अपनी बात कहला लीजिए, सीनियर अफसर्स को बुलवा लीजिए, ये, लेकिन अपराधी की तरह उठाना बैठाना, ये किसी भी लेवल पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की गरिमा के अनुरूप नहीं था। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो खुशी खुशी कहा कि भैया हर एक जैसा अपराध हो तो सबके लिए एक ही जैसी सजा है, जो सुनने में आया है। तो उन्होंने खुद निर्णय लिया कि हम ही उठक बैठक करेंगे, यहाँ पे तहसील में सफाई नहीं है। तो अगर ऐसा था तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को सामने आना चाहिए उनके बचाव के लिए, उनकी बात कहने के लिए। भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक अपने जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों के अभिभावक होते हैं, तो वो अभिभावक का दायित्व तो निभाना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं निभाया। तो हर बार बच्चे को क्यों सजा मिले, कभी कभी अभिभावकों को भी तो मिले। चलिए सर, आपने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। कल फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े मुद्दों के साथ। और यूपी का अखाड़ा हमारे साथी राज कपूर ने इस शो का नाम रखा है, क्योंकि परवेज जी और मैं यूपी के अखाड़ा शो में आपसे हर रोज खबर दस्तक पे मिलेंगे। कल तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।